हेलो, वेलकम बैक टू द माय चैनल इंडियन सीविस। तो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक कुमार, आप लोग का दोस्त। बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है क्योंकि मैंने इस बीच एक भी वीडियोस वगैरह कुछ भी अपलोड नहीं किए क्योंकि मैं थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम के कारण मतलब बहुत डिस्टर्ब था। मेरे पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस कारण से मैं कुछ भी ब्लॉग्स वगैरह शूट नहीं कर रहा था। तो फिलहाल मैं ज्वाइनिंग के लिए अभी तैयारी कर रहा हूँ। मैं ज्वाइनिंग करने वाला हूँ कुछ दिनों में, तो मैं आपको अपडेट करूँगा। फिलहाल मैं आया हूँ अभी मुंबई। मेरा अभी वीज़ा का अपॉइंटमेंट है अभी आज 16 मार्च। आज मेरा मुंबई बैक में वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में आज मेरा बायोमेट्रिक्स और आपका फिंगरप्रिंट्स वगैरह है। तो 11:30 का अपॉइंटमेंट है। फ़िलहाल अभी बज चुके हैं 10:30। मैं अब बस निकलने वाला हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जो भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं ना, तो उन लोगों को मतलब इस वीडियो को मैं बनाने का मेरा मोटिव यही है कि जो भी लोग वीज़ा अप्लाई करेंगे उनको कोई परेशानी ना हो। इस कारण से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो मैं आपको एक एक स्टेप बताऊँगा कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसे मैं गया वहाँ पे, क्या हुआ, उन्होंने क्या पूछा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगे, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो दोस्तों चलो बात कर लेते हैं कि हम लोग यूएस वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यूएस वीज़ा आप लोग तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपका यूएस वीज़ा अप्लाई करने के लिए यूएस कॉन्सुलेट और एम्बेसी, यूएस एम्बेसी आपके कंट्री में अवेलेबल हो। अगर यूएस कॉन्सुलेट और यूएस एम्बेसी आपका कंट्री में अवेलेबल है तो आप यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं कि हम लोग यूएस वीज़ा या फिर C1D वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो अब इसका मैं प्रोसीड्यूर का फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूँगा इस शॉर्ट समरी में। तो अगर आपको फर्स्ट वीज़ा अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपको वीज़ा चाहिए क्यों, आपका पर्पस क्या है वीज़ा के लिए, आप क्यों वीज़ा चाहते हो, आपका मेन इंटेंशन क्या है वीज़ा के लिए। सेकंड चीज़, जब आपको वीज़ा क्यों चाहिए ये पता चल जाएगा तो उसके बाद आपको अपना टाइप सेलेक्ट कर लेना है कि आपको किस टाइप का वीज़ा चाहिए, इमिग्रेंट चाहिए या नॉन इमिग्रेंट। इमिग्रेंट उन लोगों के लिए होता है जो यूएस परमानेंटली जाना चाहते हैं। नॉन इमिग्रेंट उन लोगों के लिए होता है जो ट्रैवलिंग, बिजनेस, स्टडी, वेकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, किसी भी पर्पज़ के लिए जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जो कुछ डेज से लेकर कुछ मंथ और कुछ ईयर्स तक के लिए भी वैलिड होता है। तो ये नॉन इमिग्रेंट वीज़ा टाइप में आता है। तो जनरली हम लोग नॉन इमिग्रेंट वीज़ा टाइप के लिए ही अप्लाई करते हैं। तो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा टाइप आपको पता चल गया तो उसके थर्ड स्टेप में आपको नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म DS-160 को फिल करना रहता है। ये कैसे फिल करना रहेगा, आप ऑनलाइन इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो, ये मैं आपको आगे वाले स्लाइड में बताऊंगा। अभी मैं आपको जस्ट स्टेप बता रहा हूँ कि आपको कितने स्टेप में वीज़ा अप्लाई करना है। तो थर्ड स्टेप आपका होगा कि DS-160 फॉर्म को अप्लाई करना है, फिल करना है। और फोर्थ स्टेप होगा कि आपको अप्लाई करने के बाद एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन योर वीज़ा टाइप आपको कुछ मिनिमम अमाउंट पे करना पड़ेगा, जैसे $160, $190, $200। आपका अगर C1D वीज़ा है तो $160 आपको पे करना पड़ेगा। तो आपका जो वीज़ा टाइप है आपको उस हिसाब से पे करना पड़ेगा, जो आप ऑनलाइन या फिर आप नियरेस्ट बैंक ब्रांच में भी जाके पे कर सकते हो। तो पे करने के बाद जब आप उसे अपलोड करोगे तो उसके बाद आपको शेड्यूल वीज़ा इंटरव्यू का एक ऑप्शन आएगा। तो शेड्यूल वीज़ा इंटरव्यू डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेट आप वहाँ चेक कर लेना कि आपका वहाँ पे यूएस कॉन्सुलेट ऑफिस अवेलेबल है कि नहीं या यूएस एम्बेसी अवेलेबल है कि नहीं उस जगह पे। तो आप अपना इंटरव्यू शेड्यूल कर लेना। तो आपको उसमें 2 डेट दिया जाएगा। फर्स्ट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का डेट होगा जिसमें कि आपका बायोमेट्रिक्स और फिंगरप्रिंट होगा। वो मैं अभी डिटेल में आपसे डिस्कस करूँगा क्योंकि मैं अगर सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको शॉर्ट में भी स्पीड में बता रहा हूँ, उसके बाद मैं एक एक करके अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा। तो जब आप वीज़ा अपॉइंटमेंट आप शेड्यूल करोगे तो उस समय आपको ये चीज़ एकदम ध्यान में रखना है कि आपको वीज़ा जो कलेक्ट करना है, मतलब पासपोर्ट जब आपका मतलब इंटरव्यू में जब जाओगे तो आपका पासपोर्ट वहाँ जमा ले लिया जाएगा या फिर आपको वापस दे दिया जाएगा। तो अगर पासपोर्ट आपको वापस दे दिया जाता है इट मीन्स कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है। और अगर वो लोग आपका पासपोर्ट रख लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है। तो फिर आप जब अपना शेड्यूल कर रहे होगे अपॉइंटमेंट, तो इंटरव्यू के लिए जो आप डेट ले रहे होगे उस समय आपको प्रीमियम डिलीवरी या फिर आप यूएस कॉन्सुलेट में ही कलेक्ट करना चाहते हो पासपोर्ट, तो वो दोनों चीज़ पूछा जाएगा। तो अगर आपने वहाँ पे डाल दिया कि यूएस कॉन्सुलेट में ही कलेक्ट करोगे तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक आपका वीज़ा वहाँ पे इशू नहीं कर दिया जाता। फिर आपको वहाँ से जाके कलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि आप उतना दिन वहाँ वेट नहीं करना चाहते हो, आप घर पे ही अपना वीज़ा चाहते हो बाय द हेल्प ऑफ कोरियर, तो आपको उसके लिए प्रीमियम डिलीवरी का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपको वहाँ पे एड्रेस देना पड़ेगा अपना होम ऑफिस या अदर लोकेशन जहाँ पे भी आप चाहते हो। उसके लिए फिर 650 रुपीज़ आपको कोरियर चार्ज पे करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। 6 चीज़ है कि ये सारा चीज़ हो जाने के बाद आप जब इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने डे 1 और डे 2 में, ये मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा अच्छे से। तो ये हो गया आपका डॉक्यूमेंटेशन। 7 चीज़ है कि अटेंड द वीज़ा इंटरव्यू ऑन योर डेट। आपको इंटरव्यू के लिए जाना
जाना है, आपने डॉक्यूमेंट रेडी करके रखा है, अब इंटरव्यू के लिए जाना है। एक चीज़, अगर आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो जाता है, वो लोग आपका पासपोर्ट रख लेते हैं, तो फिर आप प्रोसेसिंग का वेट करो। प्रोसेस होने के बाद आपका वीज़ा इशू हो जाएगा, आप अपना वीज़ा कलेक्ट कर लो एट योर होम लोकेशन, अदरवाइज यूएस कॉन्सुलेट। ये होने के बाद फिर आप ट्रैवल कर सकते हो, जो आपका मेन पर्पस था, जिस पर्पस के लिए आपको वीज़ा चाहिए था। तो ये था इसका 10 प्रोसेस। 10 स्टेप में आपका वीज़ा इशू हो जाएगा, आप किसी भी टाइप के लिए वीज़ा के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो अब मैं बात करता हूँ कि DS 160 फॉर्म नॉन इमिग्रेंट वीज़ा टाइप के लिए जो हम लोग को अप्लाई करना रहता है, वो हम लोग भरे तो कहाँ से भरे। तो इसको आप ऑनलाइन भर सकते हो, जिसको कि यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्सुलर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन सेंटर। ये लिंक सारे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके जाके DS 160 फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर 3 लिंक दिए जो कि सेम वेबसाइट के हैं बट डिफरेंट डोमेन के हैं। तो आप इसमें से तीनों में से किसी भी एक पे क्लिक करके उसके थ्रू जाके DS 160 फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि अगर आप ऑनलाइन इसके थ्रू नहीं करना चाहते हो, तो फिर आप थर्ड पार्टी कंपनी के थ्रू अगर करना चाहते हो वीज़ा अप्लाई, तो वीज़ा एक्सप्रेस एक वेबसाइट है जिसके थ्रू भी आप जाके अप्लाई कर सकते हो DS 160 फॉर्म। उसके बाद ही आप पेमेंट कर पाओगे। DS 160 फॉर्म जब तक नहीं भरोगे तब तक पेमेंट नहीं कर पाओगे। तो DS 160 फॉर्म में क्या क्या फिल करना पड़ता है, तो उस फॉर्म में जो आपको फर्स्ट पार्ट जो होता है वो आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होता है, कि आपका नाम, पता, एड्रेस, आप कहाँ रहते हो, आपका रेसिडेंस, आपके फादर नेम, मदर नेम, आपकी डिग्री क्या है, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, आपने मैट्रिक कहाँ से किया, आपने इंटरमीडिएट कहाँ से किया, आपने कहाँ से डिग्री ली, सब कुछ आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड पूछा जाता है। पार्ट 2 वाले जो इसमें DS 160 का पार्ट 2 होता है, उसमें आपका सिक्योरिटी या बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लिया जाता है, जिसमें कि आपने कोई क्राइम तो नहीं किया, जिसमें आपका कोई केस वेस तो नहीं चल रहा है, मतलब आपके सिक्योरिटी रिलेटेड, जो कि मतलब उनको लगता है कि एक सिक्योरिटी इशू हो सकता है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ली जाती है DS 160 के पार्ट 2 वाले सेक्शन। तो अब मैं बात करूंगा कि डे 1 में जब मैं बायोमेट्रिक का फिंगरप्रिंट में गया था, वहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट मेरे को लगे थे। तो आशा करूँगा ये वीडियो आप लोग को अच्छे से पसंद आएगी। डिटेल में ही बता रहा हूँ और लाइव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ। तो चलो वीडियो में आगे मैं बता रहा हूँ अपना प्रैक्टिकल लाइव एक्सपीरियंस। देखो, वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ लाइक का बटन भी दबा देना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको दूंगा। फ़िलहाल आज मैं सिर्फ लेके जा रहा हूँ अपना C1D वीज़ा के लिए जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है। आपका DS 160 फॉर्म होता है, जो आप लोग अप्लाई करने टाइम आपको एक जब सबमिट करेंगे सारे इन्फॉर्मेशन, उसके बाद वो DS 160 का फॉर्म आता है। उसके बाद एक जो पेमेंट स्लिप है मैं वो लेके जा रहा हूँ, जो मैंने वीज़ा के लिए पेमेंट किया था वो बाद में रिम्बर्स हो जाता है, तो वो मैं एक लेके जा रहा हूँ। और जो फ़ोटोग्राफ्स हैं उनके जो अपने फ़ोटोग्राफ्स होते हैं वो मैट पेपर में निकलता है, 2x2 का साइज़ होता है, तो वो मैंने निकलवा के आया था, तो वो मैं एक लेके जा रहा हूँ। और अपना CDC लेके जा रहा हूँ, अपना पासपोर्ट लेके जा रहा हूँ। और जो आपके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जैसे आपको लगते हैं आधार, पैन, अगर वो लोग कभी भी मानो कि आपके वेरिफिकेशन के लिए अगर कुछ बोल दे तो वो मैं लेके जा रहा हूँ। फ़िलहाल मैं अभी वहाँ से लौटूंगा, फिर आप लोग को डिटेल में बताऊँगा कि मेरे को वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चेक किया गया और वहाँ पे क्या क्या चीज़ पूछा गया मेरे से। मैं आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। फ़िलहाल अभी मेरा अपॉइंटमेंट का टाइम हो रहा है, तो मैं अभी निकल रहा हूँ अपॉइंटमेंट के लिए मुंबई बैग। यहाँ से मेरे को 10 मिनट्स लगेगा बाय वॉक, तो मैं अभी बस निकलने ही वाला हूँ। और वहाँ पे मैं अभी कुछ भी लेके नहीं जा रहा हूँ, मैं देख लो अभी कुछ भी लेके नहीं जा रहा, पर्स वगैरह कुछ भी नहीं लेके जा रहा, क्योंकि वहाँ कुछ भी अलाउड नहीं है। पेन वगैरह कुछ नहीं ले जा सकते आप। आपको सिर्फ एक सिंपल फाइल, इस तरह का एक फ़ाइल बना लेना है। देखो मैंने ये फ़ाइल बना लिया, इस पर सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने रख लिए हैं एक्चुअली ऑलरेडी। देखो पासपोर्ट है, CDC है, उसके बाद जो मेरा सपोर्टिंग अपॉइंटमेंट लेटर है, DS 160 का फॉर्म है, मेरे फ़ोटोग्राफ्स है, और जो एक आपको लेटर मिलेगा एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट वाला, वो भी लेके जाना है। तो मैं ये सब आपको आगे अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल मैंने इस तरह का एक ट्रांसपेरेंट फाइल बना लिया है और इसमें सारा कुछ इसमें कवर कर लिया है, और इसको लेके मैं बस अब निकलने ही वाला हूँ। अब वहाँ जाके फिर देखूंगा वहाँ मेरे साथ क्या होता है, वहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेरे को देना पड़ता है, क्या उन लोगों का रिक्वायरमेंट है। उसके बाद मैं आके आपको क्लियर एंड
कट आपको आके यहाँ पे सब कुछ बताऊंगा। तो मैं फ़िलहाल अभी जा रहा हूँ और चलो फिर आके मिलते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों फाइनली मेरा बायोमेट्रिक्स वगैरह सब कुछ हो गया और मैं फाइनली होटल आ गया। तो अगर मैं आपको बताऊं कि वहाँ मेरे को कितना टाइम लगा, तो वहाँ पे मेरे को मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगा, जिसमें कि मेरा सारा प्रोसेस कर दिया गया और मेरा बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट वगैरह सब कुछ लेके उन लोगों ने फ़ोटो वगैरह सब कुछ क्लिक करके मेरे को फिर बोल दिया कि आपका कल इंटरव्यू है, तो आप अपने टाइम से 15 मिनट पहले आप चले जाइएगा। तो बस ये सब हुआ। उसके बाद फिर वो एग्ज़िट करके मैं वहाँ से निकल गया और फिर अपने होटल में वापस आ गया। तो मैं आपको बताता हूँ अब अच्छे से कि एक्चुअली वहाँ पे क्या हुआ, क्या क्या प्रोसेस हुआ, उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेरे से मांगा। तो ये सब चीज़ मैं आपको बताऊँगा। ये देखो, उससे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्स रखे, ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर था। तो इस अपॉइंटमेंट के लेटर के बेसिस पे ही मैं वहाँ गया था। तो जब वहाँ आप एंट्री करोगे ना, तो एंट्री करने के टाइम सबसे पहले आपसे वहाँ पे एक टोकन दिया जाएगा। गेट पे ही आपको एक टोकन दिया जाएगा। आपका पहले ये कंफर्मेशन लेटर को चेक किया जाएगा और फिर आपका ये DS 160 का जो फॉर्म है US वीज़ा का, ये दोनों वहाँ पे वो चेक करेंगे। उसके बाद वो आपको एक टोकन इशू कर देंगे। एक टोकन रहेगा, उसमें आपका आज का डेट लगा हुआ रहेगा। तो वो टोकन लेंगे, फिर वो आपके आगे वाले जो पर्सन रहेंगे वो आपको गाइड करेंगे कि आपको जाना कहाँ है। तो वो आपको बताते जाएंगे, आप स्ट्रेट जाइए, लेफ्ट जाइए, राइट जाइए, जिधर भी जाना है वो आपको वहाँ पे गाइड कर देंगे। तो फिर आप वहाँ पे जब आगे जाओगे तो फिर वहाँ पे आपको एक स्टाफ मिलेगा, वो आपसे आपका पासपोर्ट लेगा। पासपोर्ट लेने के बाद फिर आपका ये कंफर्मेशन लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर वो सब कुछ देख के वो वेरीफाई करेगा, अच्छे से चेक करेगा। उसके बाद वहाँ पे वो एक मार्क कर देंगे, मार्क करने के बाद फिर वो आपको बोलेंगे कि आप आगे चल जाइए और वहाँ पे 2 फीट का डिस्टेंस पे खड़े हो जाइए। फिर जैसे जैसे आपको बुलाया जाएगा तो फिर आप अंदर जाइएगा। तो उसके बाद मैं वहाँ पे वेट किया 2 मिनट के बाद ही मेरा नंबर आ गया। फिर मैं अंदर गया। अंदर जाने के बाद फिर वहाँ पे मेरे को एक काउंटर पे भेज दिया गया। जहाँ पे मैं काउंटर पे गया तो वो लोग फिर वहाँ पे जो है वो पे डिटेल चेकिंग होता है, बहुत अच्छे से वो लोग चेक करते हैं। तो उन्होंने पहले मेरा कंफर्मेशन लेटर और DS 160 फॉर्म मांगा और पासपोर्ट मांगा। जब आपका बायोमेट्रिक्स वगैरह रहेगा उस दिन आपको CDC वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा, कोई फोटोग्राफ, कोई फ़ोटो वगैरह कोई रिक्वायरमेंट नहीं किया जाएगा। सिर्फ उस दिन आपको अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर मांगा जाएगा और आपका DS 160 का फॉर्म मांगा जाएगा और आपको जॉब लेटर भी नहीं मांगा जाएगा, या फिर अगर आप किस पर्पज़ से जा रहे हैं वो लेटर भी आपको नहीं मांगा जाएगा। तो बस ये 2 और एक पासपोर्ट, 3 डॉक्यूमेंट लगेगा आपको फर्स्ट डे, जिस दिन आपका बायोमेट्रिक्स वगैरह रहेगा। नेक्स्ट डे इंटरव्यू का मैं आपको कल बताऊंगा अच्छे से, क्योंकि अभी मेरा इंटरव्यू कल होने वाला है। तो फिलहाल आज मेरे को ये मांगा गया। उसके बाद मैं काउंटर पे वो सब कुछ दे दिया। फिर वहाँ पे मेरे को 2 से 3 मिनट का वेट करना पड़ा। फिर वो अच्छे से एकदम डिटेल से पूरा चेक कर रहे थे कि इन्फॉर्मेशन की मेरे जो भी मतलब मैंने डिटेल फिल किया वो एकदम एक्यूरेट है कि नहीं। क्योंकि वो लोग, मैंने जैसा देखा कि वो लोग, जैसे मेरा नाम अभिषेक है, तो वो लोग एक एक लेटर भी चेक कर रहे थे। अगर बाई चांस अगर आपका कुछ भी मिस्टेक होगा तो आपको रिट्रीव में भेज दिया जाएगा। रिट्रीव में आपको जानते हैं कि चार्जेस बहुत ज़्यादा लगते हैं। अगर आप अंदर में करवाओगे तो हाई चार्जेस आपको देने पड़ते हैं, या फिर कुछ भी अगर आपका कुछ भी मिस्टेक होता है तो फिर आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेक श्योर कर लेना आप लोग कि अगर आप लोग कुछ भी फॉर्म भर रहे हो तो बहुत ही साइलेंटली और एकदम पीसफुली फॉर्म भरना, ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। वहाँ पे कुछ भी नहीं, एकदम अच्छे से मतलब फॉर्म फिलअप करना कि कुछ भी वहाँ पे आपका एरर नहीं होना चाहिए। एरर होगा तो अंदर वो लोग आपको रोक देंगे और वहाँ पे फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये मेक श्योर करना। तो उन्होंने देखो, जैसा मैं दिखा रहा हूँ कि ये देखो कितने डिटेलिंग से चेक किया है। ये एक एक चीज़ को मार्क करके उन्होंने चेक किया। उसके बाद वो मेरे को बोले कि आप वहाँ सिक्योरिटी के पास चले जाइए, वो आपको एक टोकन दे देंगे बायोमेट्रिक्स का। वो टोकन लेके फिर आप वो बायोमेट्रिक्स का लाइन में लग जाइएगा, वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक्स होगा। तो वहाँ पे आपका जो अपना प्रेफरेबल लैंग्वेज होगा आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने वहाँ पहले सिक्योरिटी से टोकन ले लिया। टोकन लेने के बाद मैं वहाँ पे अंदर गया। अंदर में बायोमेट्रिक्स के लाइन में मैं वहाँ पे अच्छे से लग गया और मेरे आगे 2 जन थे, 2 पर्सन वहाँ पे स्टैंड बाय में थे। तो उन दोनों का होने के बाद फिर मैं गया लाइन में। फिर जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने सबसे पहले मेरे से बोला कि यहाँ पे सामने जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए आप पहले कौन से लैंग्वेज चूज़ करना चाहते हैं, आपका अपना प्रेफरेबल लैंग्वेज क्या होगा। तो मैंने इंग्लिश चूज़ किया था। इंग्लिश चूज़ करोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा वीज़ा इशू होने में क्योंकि आप US जा रहे हो तो वहाँ पे उनका लैंग्वेज भी इंग्लिश है।
तो इसलिए मैंने इंग्लिश चूज़ किया वहाँ पे। और फिर उन्होंने फिर बोला कि आप इंस्ट्रक्शन यहाँ पे पढ़ लीजिए, नीचे जो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। तो मैंने उसको अच्छे से पढ़ लिया वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने पूछा कि मैं आपसे कुछ कंफर्मेशन लेना चाहती हूँ, तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने मेरे से कुछ क्वेश्चंस किए। सबसे पहले मेरा नाम पूछा, फुल नेम। तो मेरा जो आपने जो DS 160 फॉर्म में जो भी डिटेल्स फिल किए, आपके डिटेल्स उससे मैच होने चाहिए जो वो आपसे क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपको याद रखे कि इसमें आपको कुछ भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने मेरे से पहला क्वेश्चन किया मेरा फुल नेम, फिर उन्होंने मेरा डेट ऑफ बर्थ मेरे से पूछा, और फिर मैं पूछा कि आपका अपॉइंटमेंट कितने तारीख को। ये 3 चीज़ मेरे से उन्होंने क्वेश्चन किया, और ये करने के बाद उन्होंने फिर कंफर्म कर दिया। उसके बाद फिर बोला कि ठीक है, ओके, लेट प्रोसीड फॉर द बायोमेट्रिक्स। उसके बाद उन्होंने बोला कि अपना लेफ्ट हैंड को रख के बायोमेट्रिक्स देने के, फिर राइट हैंड और फिर दोनों थंब, ये 3 प्रोसेस से उन्होंने बायोमेट्रिक्स लिया। उसके बाद बोला कि फॉरवर्ड खड़े हो जाइए अच्छे से, और फिर स्टैंडिंग बाय पोजीशन में उन्होंने मेरा फोटोग्राफ्स क्लिक किया और बोल दिया कि ओके, कल आप इंटरव्यू अपने टाइम पे आ जाइएगा। और फिर आपका वहाँ पे यूएस कंसल्टेट अलग जगह पे था मेरा, तो मैं कल आज जहाँ पे गया था वहाँ नहीं जाना है, मेरे को दूसरे जगह में जाना। मैं ये सब इन्फॉर्मेशन आपको मुंबई यूएस कंसल्टेट का दे रहा हूँ। यूएस मैं मुंबई में वीज़ा बनवा रहा हूँ, तो मैं ये जितने भी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ ये मुंबई में ऐसे होता है। मैं दूसरे जगह का नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी मुंबई में कर रहा हूँ तो मेरे को मुंबई का ही पता है। बाकी जगह जैसे दिल्ली, कोलकाता, कहीं भी अगर आपका है तो वहाँ का क्या रिक्वायरमेंट है वो नहीं पता। लेकिन हाँ, अगर जो मुंबई में कराने आ रहे हैं तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि मैं जो बता रहा हूँ यही सब प्रोसेस से आपको होकर गुजरना पड़ेगा। तो आज मेरा यहाँ पे इतना ही प्रोसेस था, फिर मैं वहाँ से आ गया एग्जिट करके। उसके बाद ये सारा प्रोसेस हो गया, और कल मैं फ़िलहाल अब जाऊँगा, मेरा इंटरव्यू है यूएस कंसल्टेट में, तो वहाँ जाऊँगा, फिर देखूँगा कि वहाँ पे मेरे साथ क्या होता है, वहाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फ़िलहाल मैं अभी जो डॉक्यूमेंट्स आज लेके गया था वो पासपोर्ट लेके गया था, CDC लेके गया था, कंफर्मेशन, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन, DS 160 का फॉर्म लेके गया था, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके गया था। मैं दिखा दे रहा हूँ उनका जो रिक्वायरमेंट है जो फ़ोटो का, वो 2x2 का होता है, जो मैंने पहले से ही निकलवा के रखा था। वो ये साइज़ का फ़ोटो आता है, लगभग ये साइज़ का फ़ोटो मैट पेपर में बनता है, ये आप बनवा सकते हो। तो कहीं से भी आप अगर चाहोगे अप्लाई करने तो फ़ोटोग्राफ्स आपको लगेंगे, तो आप इस तरह का। बट उन्होंने मेरे से मांगा नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं थी उनकी, लेकिन फिर भी एज़ पर उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेरे को रखना है। आप मे बी कल मेरे को लग सकता है। और वो सब कंफर्म करने के बाद आज मेरे को सारा डॉक्यूमेंट उन्होंने वापस कर दिया। उन्होंने कुछ भी एक भी डॉक्यूमेंट रखा नहीं, सब डॉक्यूमेंट मेरे को वापस दे दिया, हैंड ओवर कर दिया। तो मे बी कल मेरे को सबमिट करना पड़ेगा। और हाँ, इसमें एक और है कि आपको मेक श्योर ये कर लेना कि आप जो आप पासपोर्ट अपना कलेक्ट करोगे वो कहाँ से करोगे, अपने वीज़ा सेंटर से कलेक्ट करोगे, कि आप अपना जो पासपोर्ट कलेक्ट करोगे अपने होम लोकेशन पे करोगे, या फिर आपका जहाँ पे ऑफिस है वहाँ से आप कलेक्ट करोगे। तो ये 3 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो मैंने तो अपना होम का एड्रेस दे दिया, तो मेरे को प्रीमियम डिलीवरी, जब मैं मेरा डॉक्यूमेंट्स, मेरा पासपोर्ट मेरे घर पे आ जाएगा तो मेरे को 650 रुपीज़ पे करना पड़ेगा प्रीमियम डिलीवरी, एज़ पर द प्रीमियम डिलीवरी। तो वहाँ पे एट द टाइम ऑफ डिलीवरी मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा, और ये पेमेंट करने के बाद मेरे को पासपोर्ट हैंड ओवर कर दिया जाएगा। अगर आप पासपोर्ट 14 डेज़ के अंदर हैंड ओवर नहीं लेते हैं, मान लो कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद जो आपने जो लोकेशन दिया था उस लोकेशन पे आपका पासपोर्ट को तो भेज दिया जाएगा। अगर आप बाय चांस किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर वो कलेक्ट नहीं कर पाते तो वो पासपोर्ट आपके 14 डेज़ के अंदर वापस से वीज़ा सेंटर में पहुंच जाएगा। तो फिर आपको वहां से जाके कलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसीलिए जो भी आप लोकेशन दो बहुत सोच समझ के देना, क्योंकि आपको उसी लोकेशन से फिर कलेक्ट करना पड़ेगा, और आपने कलेक्ट नहीं किया तो वापस से आपको फिर वो वीज़ा लोकेशन पे जाके वहाँ से कलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिटेलिंग में बता रहा हूँ कि ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इस वीडियो को बनाने का यही मेरा इंटेंशन है, और कोई इंटेंशन नहीं है। मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन आज मैं सोचा कि US वीज़ा बहुत सारे जो मेरे भाई है उनको अप्लाई करना पड़ता है, जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी। मैं भी फ़िलहाल ये फ्रेशर से पहली बार US वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरा जो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मेरे जैसे भी कोई और फ्रेशर्स है जो US वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उनका US वीज़ा रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो US वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो आपको जो भी अमाउंट आपने पे किया है, $13,000 या $160 जो अमाउंट आपने पे कर रखा है, वो आपका सारा वेस्ट चला जाएगा। तो ये सब चीज़ को ध्यान रखते हुए आप अपना US वीज़ा अप्लाई करो, ताकि आपका पेमेंट भी कुछ वेस्ट ना हो और बाद में वो रिम्बर्स करवा लो जो भी है।
तो फिर चलो कल मैं आपको फिर सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा आफ्टर इंटरव्यू। तो फिलहाल मैंने आज का जितना भी था वो आपको अच्छे से डिटेल में बता दिया है। तो तब तक के लिए बाय, अब मिलते हैं डे 2 को।